अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात इधर छत्तीसगढ़ में हार से हताश कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में एक बार फिर हार के कारणों को लेकर रार के हालात तो देखने को मिलेंगे ही, आगे की रणनीति पर मंत्रणा भी की जाएगी। कांग्रेस की बैठकों में क्या होगा खास, कौन होगा शामिल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 9 और 10 जुलाई को बड़ी बैठकें होने जा रही है। 9 जुलाई को आयोजित बैठक में जहां वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो वहीं 10 जुलाई को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में जहां कांग्रेस की आगामी कार्य योजना पर मंत्रणा होगी, तो वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक में परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि कई जिलों में बदलाव से पहले अध्यक्षों को नसीहत दी जाएगी। वहीं हार के कारणों को लेकर भी चर्चा होगी, जबकि 10 जुलाई को होने वाली रायपुर दक्षिण विधानसभा की बैठक में वरिष्ठ नेता तो मौजूद रहेंगे ही, रायपुर के भी अधिकतर नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस की मैराथन बैठकों के पहले सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस को जहां इन बैठकों से पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और आने वाले दिनों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस की बैठक को लेकर भाजपा के नेता तंज कसते भी नजर आ रहे हैं। आने वाला समय में लगातार 2 से 3 दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है और इस मैराथन बैठक होगी और तमाम हमारे जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और इस सरकार की नाकामी को लेकर हम नया रणनीति बनाएंगे और आक्रामक तरीके से हम प्रदेश में एक नई तरह से हम मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये रणनीति के साथ हम लोग आने वाले लगातार 2-3 दिन कांग्रेस की बैठकें हैं। तो कांग्रेस क्या है, बैठ के ही करना उनका काम रह गया। अभी अब 5 साल अगले चुनाव तक बैठ के ही करेंगे और क्या। तो उनकी बैठक में क्या गंभीरता है, बेचारे गम गलत करते रहेंगे बैठ के, आरोप प्रत्यारोप तोड़ फोड़ करेंगे न। मजबूत प्रत्याशी तो सेटिंग वाला रहेगा दक्षिण में, कांग्रेस सेटिंग से देगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पहले विधानसभा चुनाव में हार का झटका लगा। लोकसभा में कांग्रेस अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहरा पाने में भी नाकाम रही। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन बैठकों के माध्यम से कांग्रेस अगले कुछ महीनों की कार्य योजना तैयार करेगी। धरातल पर इसका कितना असर होगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। इस पर फिलहाल कांग्रेस के भीतर स्थिति सुधारने को लेकर छटपटाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले बिजली कटौती और बिजली दरों में वृद्धि पर बड़ा आंदोलन किया। भूपेश बघेल से लेकर दीपक बैस तक हर कोई हाथ में लालटेन लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। छत्तीसगढ़ यूं तो सरप्लस बिजली स्टेट है। यहाँ की बिजली से दूसरे राज्य भी रोशन होते हैं, लेकिन यहाँ बिजली कटौती पर हाई तौबा नजर आ रहा है। आलम यह है कि भूपेश बघेल से लेकर दीपक बैस के हाथों में भी लालटेन नजर आई। दोनों नेताओं की अगुवाई में कांग्रेस नेता सड़कों पर मार्च करते दिखे। इस दौरान बिजली कटौती से लेकर दरों में वृद्धि को लेकर भी कांग्रेस नेता सरकार पर जमकर बरसे। दरअसल कांग्रेस बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन कर शहरी मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आंदोलन पर तंज कस रही है कि आज आम जनता बिजली से परेशान है। एक तरफ विष्णुदेव साय सरकार ने बिजली दर में भारी वृद्धि की, कहने को तो 8% की वृद्धि की है, लेकिन बिजली बिल हर घर में, प्रत्येक घर में दुगने दर पर आ रही है। दूसरी तरफ पर्याप्त बिजली होने के बावजूद भी लगातार, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र हो या घरेलू उपभोक्ता हो, हर उपभोक्ता परेशान है बिजली कटौती से। या अघोषित जो बिजली कटौती चल रही है उसे आम जनता परेशान है। भाग्य छत्तीसगढ़ की जनता का कि जिस छत्तीसगढ़ में यहाँ कोयले की कमी नहीं, माइंस की कमी नहीं, और ये छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे राज्यों को हम बिजली देती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बिजली, यहाँ के लोगों का बिजली
महंगा। आखिर जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार में लोगों को हम सस्ती बिजली देते थे। हमारी सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना से सीधा 50% हमारी सरकार लोगों को बिजली बिल माफ किया। ये बिजली बिल तो कांग्रेस की सरकार से ही स्टार्ट हुई है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी, बिजली बिल हाफ करने के चक्कर में बिजली बिल ही बढ़ा दिए। रीडिंग दिखा नहीं और बिजली बिल 40,000, 50,000, 10,000 एक गरीब परिवार के लिए कितना ज्यादा होता है। लोग बहुत ही ज्यादा तरह से थे और उनकी सरकार में ही ये सब हुआ है। हमारी सरकार तो इस चीज पे काबू पाना चाहती है, लोगों को इसे निजात दिलाना चाहती है। प्रदेश में 50 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें भी शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती और दरों में वृद्धि का असर अधिक है। यही वजह है कि कांग्रेस निकाय चुनाव के ठीक पहले इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश में जुटी है। ये कोशिश कितनी कारगर होती है, ये तो निकाय चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के शासकीयकरण करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। रायपुर में रविवार को पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि सचिवों का शासकीयकरण मोदी की गारंटी में है, इसे हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों को पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया और अब प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों के विकास से ही संभव है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। ने हम लोगों का सम्मान किया और उनकी एक मांग है शासकीयकरण का, वो हम लोगों की मोदी की गारंटी में वो शामिल है और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीयकरण के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति का रिपोर्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी इनका काम सफल होगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैस जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने मौजूदा सरकार की कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। पार्टी ने विधान सत्र को सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है। दीपक बैस ने कहा कि जनता के मुद्दे को लेकर सदन में अपना बात रखने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आखिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के बाद शिक्षा विभाग है किसके पास? कौन है इसके जिम्मेदार? कौन कर रहा है मॉनिटरिंग? अगर इसका भार साधक मंत्री ही नहीं है तो फिर इसका जवाबदारी कौन है? अपने क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दों को लेकर प्रश्न लगा रहे हैं और आने वाला समय में हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए और जिस तरह से घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर कांग्रेस पार्टी सदन तक उठाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ी राहत मिली है। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके अलावा दीपेश टांग को भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि ये अंतरिम राहत है। बता दें कि दीपेश टांग पर आईएएस को जमीन बेचने का आरोप था। छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर जमीनों की खरीद फरोख्त और ब्लैक मनी खपाने को लेकर दीपेश टांग की गिरफ्तारी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दीपेश टांग ने 51 एकड़ जमीन बेची थी। इससे पहले सोमवार को ही रानू साहू के खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 नई एफआईआर दर्ज की थी। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्तियां होने की पुष्टि की है। इधर छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने स्कूल जतन योजना शुरू की थी, मगर इस योजना से स्कूलों का जीर्णोद्धार होने की जगह भ्रष्टाचार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इस योजना के तहत हुए कार्यों की जांच के अब आदेश दिए हैं।
भूपेश सरकार में शुरू हुई स्कूल जतन योजना की होगी जांच। स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। सरकार को मिली योजना में भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें। कलेक्टर्स को कई बिंदुओं पर जांच के आदेश। कार्यों के औचित्य, वास्तविक आवश्यकता, गुणवत्ता की भी होगी जांच। वास्तविक लागत का भी किया जाएगा आकलन। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2000 करोड़ की स्कूल जतन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य जर्जर स्कूलों की मरम्मत, स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाना था, लेकिन मरम्मत का काम गुणवत्ता विहीन होने की शिकायतें मिली हैं। जो स्कूल 30 लाख रुपए में बने, उसकी मरम्मत में ही 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। इन शिकायतों के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर रिपोर्ट तलब की है। देखिए, कोई एक ऐसी योजना कांग्रेस के समय में नहीं रही कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। अब तो रोज नित्य नई चीजें आ रही। पहले तो शराब, रेत, कोल की बात होती थी, लेकिन जो कांग्रेस के लोग गोबर में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि गोबर में जो भ्रष्टाचार कर सकता है वो सब जगह कर सकता है। नाम अच्छा रखो लेकिन पकवान फीके वाला है कि स्कूल जतन करना था, लेकिन जेबें भरने का काम कांग्रेस ने किया है। तो मुझे लगता है हर एक घपले वाली चीजों की जांच होगी और जांच करने के बाद जो गलत पाए जाएंगे वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जांच के आदेश पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितने काम 15 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा काम भूपेश सरकार में हुए। कांग्रेस सरकार ने स्कूल जतन योजना के माध्यम से स्कूलों का जीर्णोद्धार किया था। स्कूलों की मरम्मत किया गया, रंग रोहन किया गया, टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई और बच्चों के पढ़ने लायक बनाया गया। बस्तर के जो बंद स्कूलें हैं उन सारे स्कूलों को खोला गया था। 15 साल के भाजपा सरकार में स्कूलों की दुर्दशा हुई थी, स्कूलों में तालाबंदी हुई थी और 6 माह में सारे सरकार के दौरान भी वही चीजें नजर आ रही। अब भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान जो स्कूल जतन योजना शुरू की गई थी उस पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। सच यही है कि सरकार जिसकी भी रही हो, स्कूलों की हालत बहुत नहीं सुधरी। बहरहाल अब देखना होगा कि स्कूल जतन योजना की जांच में किस तरह की गड़बड़ी सामने आती है और क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के महिला थाने में पदस्थ टीआई वेदवती दरियो को रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसीबी के मुताबिक पीड़िता प्रार्थी प्रीति बंजारे 4 महीने से अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत कर रही थी। इस मामले में पहले काउंसलिंग हुई लेकिन सुलह नहीं हो पाई। इसके बाद पीड़िता FIR करवाना चाहती थी लेकिन महिला टीआई इनकार कर रही थी। बाद में टीआई वेदवती दरियो ने पीड़िता से FIR के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। इसी बीच पीड़िता ने मामले की शिकायत एसीबी से की और शुक्रवार सुबह रिश्वत की पहली किस्त 20,000 की रकम लेकर वो पहुंची थी। ट्रैप करने के लिए एसीबी के डीएसपी, निरीक्षक और सिपाही पहले से तैनात थे। जैसे ही पीड़िता से रकम महिला टीआई ने लिया, एसीबी ने तुरंत उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। महिला थाना प्रभारी वेदवती दरियो को शुक्रवार को एसीबी की टीम ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक पीड़िता से 20,000 रुपए की रिश्वत ले रही थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता प्रीति बंजारे बीते 4 महीने से अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत कर रही थी। इस मामले में पीड़िता और उसके पति की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन दोनों के बीच सुलह नहीं हो पाई, जिसके चलते पीड़िता इस मामले में FIR करवाना चाहती थी, लेकिन महिला टीआई ने FIR के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। बाद में दोनों के बीच सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ था। इस बीच पीड़िता ने इस मामले की शिकायत एसीबी में कर दी और शुक्रवार की सुबह रिश्वत की पहली किस्त 20,000 की रकम लेकर वो पहुंची। वेदवती दरियो को ट्रैप करने के लिए एसीबी के डीएसपी, निरीक्षक और सिपाही पहले से ही तैनात थे। जैसे ही पीड़िता से रकम महिला टीआई ने ली, एसीबी की टीम तुरंत हरकत में आई। एसीबी ने तुरंत महिला टीआई को हिरासत में ले लिया और उन्हें केमिकल लगे नोटों की जानकारी दी। इसके बाद जब एसीबी ने महिला टीआई से हाथ धुलवाए
तो उनके द्वारा रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। आपको बता दें कि टीआई वेदवती दरियो साल 1999 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। उन्होंने उप निरीक्षक पद से अपना सफर शुरू किया था और 25 साल की सेवा में वो प्रदेश के कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुकी है। 3 साल पहले वो तबादले के बाद रायपुर आई थी और यहाँ भी कई बड़े थाने जिनमें अभनपुर, माना, राखी थाना में वो पदस्थ रही। इसके बाद उन्हें यातायात थाना भेजा गया था। फिर उन्हें महिला थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला थाना पहुंचने के बाद से ही उनके खिलाफ कई शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। कुछ महीने पहले रायपुर कोर्ट के वकील ने वेदवती दरियो की शिकायत एसएसपी से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, उस महिला की मैं सराहना करता हूं जिसने इतनी हिम्मत जुटाकर उस महिला थाने टीआई के खिलाफ शिकायत की, रिश्वत मांगने की शिकायत की और एसीबी के माध्यम से उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाया। कुर्सी पर जब आप बैठते हैं तो अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करते हैं और उस कुर्सी पर बैठ के जनता का खून चूसते हैं। मैं समझता हूं एसीबी की ये जो कार्रवाई हुई है, ये उन भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी की नींद उड़ाने के लिए काफी है और इस तरह की कार्रवाई सतत चलती रहनी चाहिए। तो दूसरी ओर महिला टीआई के खिलाफ अब पीड़ित पक्ष सामने आने लगे हैं। एक पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि महिला थाना प्रभारी आरोपियों से पैसे लेकर केस में समझौता करा देती थी। उन्होंने बताया कि एक बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करानी चाहिए तो महिला थाना प्रभारी ने दबाव डालकर समझौता करा दिया। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन से घूम रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे साथ जो कोई न्याय नहीं हुआ, ना रिपोर्ट हुआ है। ऊपर से मैडम सामने वाले से पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज किए, पक्ष नहीं रखा गया। ऊपर हमारी भांजी के ऊपर सपोर्ट किया गया, सर के साथ मिलके दबाव डाला गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करो और पैसा लिया गया। बहरहाल, जब महिला थाना प्रभारी के द्वारा रिश्वत लेने का खुलासा हो चुका है और एसीबी ने इस मामले में उन्हें ट्रैप कर जेल भेज दिया है, तो आने वाले दिनों में अब ईओडब्ल्यू भी आरोपी पर अपना शिकंजा कस सकती है। इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपिया के संपत्ति के बारे में पता लगाया जाएगा और उस पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी दर्ज हो सकता है। महिला थाने की टीआई को आखिरकार कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उन्हें 19 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें कोर्ट में भेजा था और इसके बाद जो है वहां कोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई है, कैसे महिला टीआई को ट्रैप किया गया। वे प्रार्थी से करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी, लेकिन 35,000 में सौदा तय हुआ था और 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू महिला टीआई की संपत्तियों का आकलन कर रही है, किस प्रकार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है। आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के बाद ये खुलासा हो गया है कि जिस थाने में परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहां बैठे जिम्मेदार अधिकारी रुपए के लालच में पीड़ितों से अन्याय और आरोपियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ सुबह सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे मिलते हैं सितारों की चाल के साथ।